हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमने जो है आरबीएससी की 9th क्लास की बुक स्टार्ट की थी कंप्यूटर की, यानी आईसीटी की, जो रीट मेंस एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमारा जो है पहला चैप्टर चला था, इनकी पहली यूनिट चल रही थी, यानी कि रीट एग्ज़ाम में साथियों 4 टॉपिक दे रखे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, आधार एवं उपकरण। तो साथियों, वो जो है हम पहली और दूसरी यूनिट लगातार पढ़ रहे हैं और साथियों 5 वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाया है और जो आरबीएससी की बुक है साथियों वो बेस होता है, ये पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है साथियों, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है अब हम जो है पार्ट नंबर 2 स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 है और क्या स्टार्ट साथियों यहाँ पर करने वाले हैं, इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण, इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ साथियों, इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस क्लास में देखने वाले हैं। और साथियों लगातार हम क्वेश्चन सीरीज भी चालू कर रखे हैं, तो 3 जो है वीडियो क्वेश्चन पर बना दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हमने लिए हैं। तो यहाँ पर जो है शुरुआत करते हैं इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ। तो देखिए यहाँ पर जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों वो लगातार हम बताएंगे, आपको क्या करना है उनको नोट करना है ताकि आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। इनपुट एवं आउटपुट युक्तियाँ कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क बनाने के साधन है, जबकि संग्रहण युक्तियाँ डेटा, सूचना आदि के भंडारण का कार्य करती है। उसके बाद देखिए पहला है संग्रहण युक्तियाँ कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तात्कालिक तथा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों में इन्हें संग्रहित किया जाता है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम यानी कि प्राइमरी स्टोरेज मीडिया तथा द्वितीयक संग्रहण माध्यम यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो 2 भागों में साथियों इनको जो है बांटा जा सकता है। अब देखिए प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डाटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। द्वितीय संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियाँ सम्मिलित की जाती है जिनमें डाटा, प्रोग्राम और प्रक्रिया परिणामों को तत्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित कर सुरक्षित रखे जाते हैं। तो साथियों यहाँ हम ऐसी कुछ युक्तियों के बारे में जानेंगे जिनमें डाटा है वो भविष्य के लिए भी साथियों हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में साथियों हमने जो है अध्याय पहले में पढ़ लिया था। अब साथियों हम द्वितीयक मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। किसके बारे में? फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लॉपी डिस्क की माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वर्ताकार चकती होती है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। तो ये साथियों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है कि फ्लॉपी डिस्क पर जो है किसका लेपन होता है, तो आयरन ऑक्साइड का लेपन किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का लेपन इस पर होता है, ये आपको याद करना है। इसकी दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान सकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में संग्रहित होता है। तो 2 भाग होते हैं इसमें, सकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स इसमें होते हैं। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है जो इसे खरोंच आदि से बचाता है। इसके आवरण में एक भाग खुला होता है जिससे रीड या राइट हेड डाटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सके। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में एक छिद्र होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। इंडेक्स होल में जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है तो इसका अर्थ होता है कि रीड या राइट हेड अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर उपस्थित या स्थित साथियों हो गया है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही साथियों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हार्ड डिस्क साथियों आपको यहाँ का करना है, फ्लॉपी डिस्क जो है ये आपको याद करना है। ये नाम जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। फ्लॉपी के एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है जिसे राइट प्रोटेक्ट नोच कहते हैं। इसका उपयोग डिस्क पर डेटा को राइट या संग्रहण से बचाने में किया जाता है। जब ये नोच खुला होता है तो हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किंतु जब इसे किसी स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाता है तो डिस्क पर डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क का चित्र आप देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क की ऊपरी सतह ये साथियों इस तरीके से होती है और फ्लॉपी डिस्क की निचली सतह है वो इस तरीके से होती है। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लॉपी जो है डिस्क का ये चित्र है। उसके बाद में साथियों फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है, जो स्टोरेज साथियों क्षमता होती है वो इसमें कम होती है। इसमें केवल
44 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। तो साथियों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आई है वो है 1.44 MB डाटा इसमें संग्रहित किया जा सकता है। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों फैक्ट निकल कर आए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि साथियों फर्स्ट ग्रेड में हाल ही में ऐसा क्वेश्चन साथियों पूछा गया था और रीट में भी जो साथियों यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था। तो फ्लॉपी डिस्क में संगणक क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB जो है ये आपको याद रखना है। फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डाटा संग्रहित करने की क्षमता इसमें होती है, ये बस आपको याद करना है। आगे देखिए, फ्लॉपी पानी अधिक ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने से खराब हो जाती है। जोर से पटकने, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगाने से भी इसका डाटा खराब हो सकता है या हो जाता है, अतः इनके उपयोग में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। अब साथियों फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में पढ़ने वाले हार्ड डिस्क के बारे में। किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में देखने वाले हैं। हार्ड डिस्क के छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए काम में आती है। तो हार्ड डिस्क किस में काम में आती है? ये छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इनकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। तो साथियों इसकी मुख्य विशेषता क्या हो गई? मास स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मास स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है हार्ड डिस्क। दूसरा होता है सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों दो बात है वो मुख्य रूप से याद करनी है। कितनी? एक तो हार्ड डिस्क जो होता है इसको मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, एक इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्तमान में 160 GB, 500 GB और 1 TB संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क क्या है? प्रचलित में आ गई है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, और टेराबाइट से तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। तो अब आगे देखिए साथियों, हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएँ स्थायी रूप से संग्रहित होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। अतः हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है। तो हार्ड डिस्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों है। उसके बाद देखिए, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चकतियों या डिस्क प्लेटर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। किसका होता है साथियों? आयरन ऑक्साइड का यहाँ पर लेपन किया जाता है। तो हार्ड डिस्क पर किसका लेपन होता है? आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। साथियों यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतर रहती है। तो आयरन ऑक्साइड का इस पर लेपन होता है और एल्यूमिनियम की धातु इसमें होती है। आगे देखिए साथियों कि प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सेकेंडरी ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स एवं सेक्टर में संग्रहित रहता है। सभी डिस्क प्लेटर एक स्पिंडल में पिरोई होती है। तो किस में होती है? सभी डिस्क प्लेटर होती है वो एक स्पिंडल में जो होती है साथी पिरोई होती है। और डेटा जो है वो किन में संग्रहित होता है? वो होता है ट्रैक्स एवं सेक्टर में। किस में? ट्रैक्स एवं सेक्टर में जो है वो डेटा संग्रहित होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये है हार्ड डिस्क। क्या साथियों? ये है हार्ड डिस्क। से हार्ड डिस्क का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। चित्र के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके की ये हार्ड डिस्क होती है। आगे देखिए, प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड या राइट हेड होता है। सभी रीड या राइट हेड से एक ही भुजा या आर्म पर कंधेनुमा संरचना में लगे रहते हैं। इस भुजा को एक्सेस आर्म कहते हैं। प्रत्येक हेड घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डेटा रीड राइट की क्रिया सीधी होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर हम ध्यान यहाँ पर देने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, अब आगे पढ़ने वाले हैं CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। किसके बारे में साथियों? CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क। दो हो गया, फ्लॉपी डिस्क साथियों यहाँ पर हो गया, हार्ड डिस्क यहाँ पर हो गया। अब CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए CD रोम और कॉम्पैक्ट डिस्क साथियों इसको बोलते हैं, ठीक है। तो CD रोम एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है। क्या साथियों? CD रोम जो है एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि CD रोम जो है कैसी युक्ति है या कैसी संग्रहण युक्ति? तो साथियों ये है प्रकाशीय। क्या है? प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है CD रोम, जिसमें साथियों संग्रहित डाटा को केवल और केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ा जा सकता है। रोम शब्द का जो अर्थ होता है साथियों होता है रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। CD रोम में लेजर
किरणों की सहायता से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। ये डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ यानी कि पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। तो साथियों ये बात आपको याद रखनी है। सीडी रोम साथियों जो डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डिस्क जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट से, ये जो है कार्बोनेट से बनी होती है। ये नाम आपको याद करना है, पॉलीकार्बोनेट से ये साथियों बनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये डिस्क जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का लेपन होता है। तो लेपन किसका होता है कि पॉलीकार्बोनेट से बनी है और एल्यूमिनियम का लेपन इसमें होता है, जिससे इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी रोम की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता यानी कि 25 मेगावाट वाली लेजर किरण डाली जाती है, जिससे वहां पर एक अति सूक्ष्म गड्ढा या पिट बन जाता है। ये पिट 1 बिट का सूचक होता है। सतह पर जहाँ पिट नहीं है वह 0 बिट का सूचक है। ऐसे पिट रहित स्थल को लैंड कहा जाता है। तो साथियों अब देखिए, ये देखिए सीडी आपने देखी होगी साथियों, डीवीडी या सीडी आपने देखी होगी, और ये होता है सीडी रोम ड्राइव। क्या हो साथियों? सीडी रोम ड्राइव होता है। ये साथियों आपने देखा होगा और चित्र के माध्यम से साथियों आप इसको देख सकते हैं। आगे साथियों आगे ध्यान देते देखिए, सीडी रोम में डाटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम तीव्रता यानी कि 5 मेगावाट वाली लेजर किरणें डाली जाती है। परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। तो किसके द्वारा? फोटो डिटेक्टर के द्वारा इनको जो है जांचा जाता है। लेंस से परावर्तित किरण की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता, किंतु पीठ से परावर्तित किरण अनेक दिशाओं में फैल जाती है, जिससे पीठ की उपस्थिति का पता चल जाता है। परावर्तित प्रकाश के इस अंतर को विद्युत संकेतों 0 और 1 बिट में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे डाटा की जानकारी हो जाती है। तो साथियों हमें जो है लाइन टू लाइन भी पढ़नी है और जो इंपॉर्टेंट है वो ही साथियों हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएगा साथियों इस बुक से वो आपको नोट कर लेना है, वो हम साथ साथ आपको बता रहे हैं। तो वो नोट कर लेंगे तो साथियों आपके शॉर्ट नोट है वो तैयार यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, आगे जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए सीडी रोम में डेटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है, ये आपने साथियों देख लिया होगा। अब साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी के बारे में यहाँ पर जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सीडी रोम के ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की तरह है, बंद न होकर निरंतरता लिए होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। ये सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की संगणन क्षमता अधिक होती है। एक सीडी रोम में 650 MB तक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो साथियों अब आपको यहाँ पर क्या बात ध्यान में रखनी है वो देखिए आप, जो इम्पोर्टेंट साथियों है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना। क्या है कि एक सीडी रोम में, किसमें? एक सीडी रोम में 650 MB, वहाँ साथियों एक पॉइंट जो हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क था उसमें 1.44 MB था, और यहाँ साथियों कितना है? एक सीडी रोम में 650 MB तक डेटा है वो संग्रहित किया जा सकता है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद करना है, 650 MB तक डेटा है वो इसमें संग्रहित किया जा सकता है। आगे देखिए, इसकी डेटा स्थानांतरण दर भी अधिक होती है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। आजकल सीडी रोम का उपयोग विभिन्न शैक्षणिक जानकारियाँ, चित्र आदि के संग्रहण हेतु भी बहुत अधिक हो रहा है। तो साथियों 3 हमने जो है यहाँ पर संग्रहण युक्तियाँ है वो पढ़ ली है। अब देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या साथियों? डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी। क्या साथियों? डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म देख लीजिए आप, क्या होती है कि डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि डीवीडी देखने में बिल्कुल सीडी जैसी लगती है, लेकिन दोनों में कई भिन्नताएं होती है। डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, और क्या बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात यहाँ पर है वो संग्रहण की बात है। क्या है कि डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 7.5 कितना 7.5 गुना अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। एक साधारण डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है वो 4.7 GB होती है। कितनी होती है साथियों? 4.7 GB होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिए। तो डीवीडी में 4.7 GB संग्रहण क्षमता होती है। कितनी होती है? 4.7 GB। ये आपको याद करना, ये फैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं।
और साथियों हमारी क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप लगातार देखते रहे, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो शामिल हम कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए होने वाले हैं। और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, कुछ DVD तो 17 GB तक डाटा संग्रह किया जा सकता है। DVD का व्यास जो है वो 4.7 इंच होता है। कितना होता है? DVD का व्यास 4.7 इंच होता है, 4.7 इंच होता है। आगे देखिए, इसमें भी जो है साथियों ट्रैक्स के रूप में संग्रहित होता है डेटा। तो ये हमने साथियों सभी में यहाँ पर पढ़ लिया। अब जो महत्वपूर्ण साथियों इसमें चीज़ें हैं वो हमने देख ली है। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट थी वो साथियों हमने बता दी है। अब आगे देखिए साथियों, ये देखिए DVD ड्राइव कैसे होती है, इस तरीके से होती है DVD ड्राइव। ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं DVD ड्राइव। अब साथियों जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, अगली जो है डिवाइस है वो कौन सी है? फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव इसको बोलते हैं साथियों। पेन ड्राइव तो आप सबने देखी होगी। और देखिए, यह डेटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली विशेषताओं से युक्त नवीनतम युक्ति है। डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए अब तक प्रचलित युक्तियों जैसे फ्लॉपी, जिप, डिस्क, CD आदि प्रत्येक के साथ अपनी समस्याएं है। विशेषकर भिन्न परिधीय उपकरणों युक्त कंप्यूटरों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि इंटेलिजेंट स्टिक का उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। तो पेन ड्राइव, और इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको इंटेलिजेंट स्टिक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इंटेलिजेंट स्टिक किसे कहते हैं? पेन ड्राइव को कहते हैं। ये देखिए साथियों, पेन ड्राइव सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो साथियों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। फ्लैश ड्राइव इसको बोलते हैं, या इसको पेन ड्राइव भी साथियों बोलते हैं। अब देखिए साथियों, इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे जेब एवं पर्स में आसानी से रखा जा सकता है। इनकी आकार व क्षमता क्या होती है साथियों? भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न भिन्न क्षमता इनमें पाई जाती है। अब साथियों पढ़ने वाले हैं जिप ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? जिप ड्राइव के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम यानी कि मैग्नेटिक मीडिया दुनिया का दूसरा आश्चर्य है। CD राइटर से पूर्व जिप ड्राइव ही सबसे अधिक प्रचलित बैकअप उपकरण थी। जिप ड्राइव CD राइटर से काफ़ी किफ़ायती है, और यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद में साथियों यहाँ देखिए, जिप कार्ट्रिज लाने ले जाने में सुविधाजनक तथा अधिक विश्वसनीय है। जिप कार्ट्रिज में लगभग 100 MB डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए, जिप कार्ट्रिज में कितना, यहाँ पर देखिए 100 MB, कितना 100 MB डेटा जो है वो संग्रहित किया जा सकता है। इसका आकार 4 वर्ग इंच होता है। कितना होता है? 4 वर्ग इंच होता है, तथा इसकी मोटाई फ्लॉपी से लगभग दुगुनी होती है। जिप ड्राइव के साथ एक समस्या यह है कि वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये साथियों आप जिप ड्राइव जो है यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। ये देखिए जिप ड्राइव का चित्र है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों अगली जो डिस्क है वो पढ़ेंगे हम ब्लू रे डिस्क। क्या पढ़ेंगे? ब्लू रे डिस्क। देखिए, ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क CD तथा DVD की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषताएं मानक DVD तथा CD के समान होती है। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता 25 GB प्रति सिंगल लेयर तथा 50 GB ड्यूल लेयर होती है। देखिए साथियों, 25 GB जो है इसकी संग्रहण क्षमता होती है। ये साथियों आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ब्लू रे डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है सिंगल लेयर की वो होती है 25 GB, और डबल लेयर की होती है वो होती है 50 GB। ये बात आपको साथियों यहाँ पर याद रखना। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों यहाँ से जो है महत्वपूर्ण बन रहा है। तो 25 GB और 50 GB जो है ब्लू रे डिस्क में होता है, ये आपको याद रखना है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा है। इसका मुख्य उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो यानी कि HD वीडियो हो गया, वीडियो गेम्स तथा अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए साथियों इसका यूज किया जाता है। तो ये देखिए ब्लू रे डिस्क आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये है ब्लू रे डिस्क। तो साथियों इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर संग्रहण युक्तियों के बारे में जान लिया है। संगणक युक्तियों की कितनी क्षमता होती है उनके बारे में भी जान लिया है। वहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से जो है द्वितीयक संगणक युक्तियाँ कौन सी है या प्राथमिक संगणक युक्तियाँ कौन सी है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो लगातार साथियों किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम लगातार आपको साथियों यहाँ पर बता रहे हैं। अब साथियों आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो है हमारा टॉपिक
या पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, वो है साथियों इनपुट युक्तियाँ। क्या साथियों, इनपुट डिवाइसेस के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता या यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं तथा निर्देश है वो डाले जाते हैं। साथियों इसको क्या बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं। क्या साथियों, इसको आगम भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं तथा निर्देश है वो डाले जाते हैं। ये युक्तियां मानवीय भाषा में दिए गए डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करती है। ये अक्षरों, संख्याओं और अन्य चिन्हों का कंप्यूटर की भाषा एवं कंप्यूटर की भाषा में अनुवाद भी करती है ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। इसके पश्चात ही डेटा प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस प्रकार इनपुट युक्तियाँ मुख्यतः दो उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कौन कौन से उद्देश्यों की, एक तो आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। तो इनपुट का कार्य क्या होता है कि आंकड़े व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना है और आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसको, आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। ये दो साथियों यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर होती है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। आगे देखिए, इनपुट युक्तियाँ उतनी ही पुरानी है जितना कि कंप्यूटर, किंतु समय के साथ साथ इनमें खूब परिवर्तन हुआ है। आज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर आदि अनेक इनपुट युक्तियाँ प्रचलन में है। इनमें से कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियों के बारे में या के युक्तियों के संबंध में आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो साथियों, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज है उनके नाम जो है साथियों आपको यहाँ पर याद करने हैं। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, देखिए, एक तो होता है कीबोर्ड, एक होता है माउस, एक होता है स्कैनर, एक होता है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया आदि अनेक इनपुट युक्तियां हैं। ये आपको साथियों यहाँ पर इनपुट युक्तियों के नाम याद करने हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है और 4th ग्रेड में तो निश्चित रूप से साथियों पूरी है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इनपुट या आउटपुट युक्तियों का। तो साथियों अब जो है सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में साथियों, कीबोर्ड के बारे में अब हम पढ़ने वाले। देखिए, ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एवं महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण, इन्हीं के द्वारा जो है कंप्यूटर में काम किया जाता है। ये एक तरह से टाइपराइटर का संशोधित रूप है। इसमें कुंजियाँ या कीज की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। सामान्यतः इनकी जो संख्या है वो 101 से 108 तक होती है। कीबोर्ड पर सभी अक्षर या संख्याएं जो है संख्या नंबर्स अन्य चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है। तो साथियों कीबोर्ड का जो है आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। कीबोर्ड का आपने चित्र देखा होगा कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूलों में या कहीं साथियों आप बैंक में गए होंगे तो वहाँ पर जो है आपने ये जो है चित्र कीबोर्ड यहाँ देखा होगा। तो और अब साथियों जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक केबल के माध्यम से सिस्टम यूनिट से जुड़ा रहता है। केबल का प्लग सिस्टम यूनिट के पीछे निर्मित एक सॉकेट में लग जाता है। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर होता है जो इसकी किसी कुंजी को दबाने पर डेटा को 8 बिट यानी कि 1 और 0 की कोड में बदलने का कार्य करता है। कीबोर्ड की कुंजियाँ टाइपराइटर की तुलना में आसानी से दबती है तथा इसे दबाने के बाद तुरंत उंगली उठा लेनी पड़ती है। यदि 0.5 सेकंड से अधिक समय तक एक ही कुंजी को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड बार बार एक ही कैरेक्टर के संकेत कंप्यूटर में प्रविष्ट करता जाएगा। तो साथियों इसको जो है आपने यूज भी कर लिया होगा। आगे देखिए, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को टाइपमेटिक कहते हैं। इस क्रिया की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। देखिए साथियों, टाइपमेटिक ये देखिए इसकी जो क्रिया की दर होती है वो होती है 10 बार प्रति सेकंड। कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड होती है। तो कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, पहली होती है वर्णमाला कुंजी यानी कि अल्फ़ाबेट कीज होती है। और अल्फ़ाबेट कीज क्या होती है वो साथियों हम यहाँ पर देखते देखिए, टाइपराइटर की तरह ही कंप्यूटरों के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के लिए अलग अलग कुंजियाँ होती है। ये कुंजियाँ कीबोर्ड का मुख्य भाग बनाती है। इनका क्रम निश्चित होता है। किसी भी अक्षर वाली कुंजी को दबाकर हम मॉनिटर की स्क्रीन पर उस अक्षर को देख सकते हैं। आज अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की वर्णमाला के कीबोर्ड भी उपलब्ध है। तो साथियों ये देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर जो है 26 अक्षरों के लिए इसमें कुंजियाँ यहाँ पर होती है।
अब देखने वाले हैं अंक कुंजियाँ। ये कुंजियाँ कीबोर्ड के ऊपरी भाग में 0 से 9 अंक तक होती है, ये आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्य कुंजियाँ यानी कि फंक्शन की कितनी होती है। देखिए ये कुंजियाँ कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में यानी कि F1 से लेकर F12 तक यानी कि कुल कितनी होती है 12 जो है यहाँ पर फंक्शन कीज होती है। ये कुंजियाँ विशेष कार्यों को करती है। देखिए साथियों विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन आया था साथियों कि विशेष कार्य करने के लिए कौन सी कीज का उपयोग करते हैं। तो विशेष कार्यों के लिए फंक्शन की यानी कि कार्य कुंजियों का यूज किया जाता है, जो कितनी होती है 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर होती है। तो विशेष कार्यों के लिए यहाँ पर फंक्शन की का यूज करते हैं, जैसे कमांडो का आवंटन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्क्रीन पर मेन्यू दर्शाना आदि। भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर में फंक्शन कुंजियों का कार्य जो है भिन्न भिन्न यहाँ पर होता है। आगे देखिए, ये देखिए आप फंक्शन की यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है बात करने वाले दिशा कुंजियों के बारे में। तो दिशा कुंजियों के बारे में देखिए, ये कीबोर्ड के नीचे के दाएं भाग में यहाँ पर होती है। इन पर तीर एरो के निशान यहाँ पर होते हैं। कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए इन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों अब देखिए विशेषाक्षर कुंजियाँ होती है। ये कुंजियाँ विशेष अक्षरों या चिन्हों को लिखने के काम आती है, जैसे ये इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुंजियाँ जो होती है यहाँ पर करैक्टर कीज होती है। अब आगे देखिए साथियों विशेष कुंजियाँ कौन सी होती है। विशेष कुंजियाँ यानी कि स्पेशल कीबोर्ड में कुछ विशेष कुंजियाँ भी होती है। इनके नाम एवं कार्य निम्न अनुसार है। देखिए रिटर्न या एंटर की होती है। ये किसी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कुंजी है। कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में साथियों क्या होता है चला जाता है। इंटर का मतलब साथियों ओके भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इंटर का यहाँ पर साथियों बटन है। एंड कुंजी ये कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है। कौन सी एंड कुंजी जो है वो कर्सर को क्या करती है स्क्रीन के अंत में लाने का यहाँ पर साथियों काम करती है। अब देखिए साथियों होम कुंजी के बारे में देखिए। होम कुंजी क्या होती है कि इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए रखने, किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बढ़ेंगे बैक स्पेस कुंजी। देखिए इस कुंजी के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है बैक स्पेस के माध्यम से। ये आप चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए स्पेस बार, ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। बहुत बार साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है, तो वो है स्पेस बार। इसका उपयोग दो अक्षरों, अंकों या चिन्हों के मध्य स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। ये स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी साथियों होती है। अब देखेंगे डिलीट कुंजी। देखिए यह कुंजी कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के काम आती है, यानी कि डिलीट के लिए। देखिए ये कुंजी कर्सर के दाईं ओर, बाईं ओर के लिए कौन सा होता है साथियों, बाईं ओर के लिए हमने अभी साथियों आपको बताया था बाईं ओर के लिए बैक स्पेस कुंजी होती है और दाईं ओर के लिए साथियों यहाँ पर जो है डिलीट कुंजी का यूज किया जाता है। यानी कि आगे वाले अक्षर को साथियों यहाँ पर दाईं ओर, जो दाईं ओर वाला अक्षर होता है साथियों उसको उठाने के लिए काम में आता है। अब देखिए साथियों इंटर कुंजी, ये कुंजी दो अक्षरों के मध्य कोई अक्षर डालने के काम में ली जाती है। तो दो अक्षर होते हैं, उनके मध्य कोई अक्षर डालने के लिए साथियों इसका यूज जो है किया जाता है। अब देखिए टैब कुंजी। क्या साथियों टैब कुंजी के बारे में देखेंगे। ये कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक लेकर जाती है। ये देखिए टैब हो गया। अब देखिए एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी कौन सी है, यह कीबोर्ड के बाईं और ऊपरी कोने में होती है। इसका उपयोग किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने अथवा पूर्ववर्ती कमांड या एंट्री पर जाने के लिए एस्केप का साथियों यूज किया जाता है। अब देखिए पॉज कुंजी क्या होती है। पॉज कुंजी क्या होती है, कंप्यूटर पर चल रही किसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पॉज, जैसे मान लो कोई मूवी चल रही तो आप पॉज बटन दबाओ तो वो एक समय के लिए वहाँ पर रुक जाएगी। आगे देखिए साथियों कैप्स लॉक कुंजी। कौन सी, कैप्स लॉक कुंजी। इस कुंजी को दबाने पर सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। देखिए साथियों कंप्यूटर में कैपिटल अक्षरों में टाइप करने के लिए किस की का यूज करते हैं, तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं। ये साथियों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सामान्यतः अक्षर टाइप करने के लिए इसे एक बार पुनः दबाना होता है। ये कुंजी सक्रिय होती है तो कीबोर्ड पर ऊपरी दाईं ओर कैप्स लॉक इंडिकेट ऑन हो जाता है। आगे देखिए शिफ्ट कुंजी कौन सी होती है। ये शिफ्ट कुंजी होती है। शिफ्ट कुंजी के बारे में देखिए, कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों पर ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ अक्षर, अंक, चिन्ह मुद्रित होते हैं। सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने से नीचे वाला अक्षर ही टाइप होता है। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए उस कुंजी को शिफ्ट के साथ दबाना होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रिंट स्क्रीन कुंजी कौन सी होती है? देखिए मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी सामग्री प्रदर्शित हो रही है उसे प्रिंट करने के लिए कुछ कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया प्रिंट स्क्रीन कुंजी। अब देखिए स्क्रॉल लॉक कुंजी क्या होती है? इसका उपयोग स्क्रॉलिंग स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं सरकाने प्रारंभ करने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पेज अप तथा पेज डाउन कुंजियाँ कौन सी होती है? जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उससे पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप की तथा अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर पढ़ेंगे न्यूमेरिक कीपैड कौन सी होती है? ये की बोर्ड के दाएं भाग में 17 कुंजियों का समूह होता है। 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती है, जिनमें से 4 कुंजियों पर दिशाएं प्रदर्शित करने वाले तीर एरो चिन्ह होते हैं। इस भाग की अन्य कुंजियाँ नम लॉक हो गई, होम पेज, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड और ये देखिए इंटर डिलीट और इंटर होती है। जब डाटा केवल अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखिए ये हमने पढ़ लिया है कि जब डाटा केवल अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीपैड का यहाँ पर यूज जो है वो किया जाता है। अब देखिए वर्तमान में इंटरनेट व मल्टीमीडिया के उपयोग हेतु इंटरनेट कीबोर्ड व मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके उपयोग से कई कार्य सीधे उनसे संबंधित की को दबाकर संपन्न किए जा रहे हैं। आजकल कोडलेस कीबोर्ड भी प्रचलित में आ गए। तो साथियों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर देखिए साथियों वायरलेस कीबोर्ड के बारे में। देखिए इस तरह के कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है जिसे सीपीयू से जोड़ा जाता है। ये देखिए साथियों वायरलेस कीबोर्ड भी एग्जाम आजकल जो है आ गए हैं। अब देखिए साथियों माउस। अब देखिए साथियों हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, अब साथियों हमने जो है कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया है और माउस के बारे में साथियों, और अगली जो डिवाइस है इनपुट उनके बारे में साथियों अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों जो है यहाँ पर 6 वीडियो आज कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पूरे वीडियो देखने हैं और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। वीडियो अच्छे लगे तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर आपको करना है, और साथियों क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है उसको भी आपको देखना है ताकि आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सको। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद।